छोटे से कस्बे मंदरपुर की गलियां शाम ढलते ही सुनसान हो जाती थीं। यहाँ के लोगों का मानना था कि रात के अंधेरे में कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अंजलि, जिसे सब प्यार से अनु बुलाते थे, इसी कस्बे की रहने वाली एक 17 वर्षीय लड़की थी। वह अपने माता पिता और छोटे भाई आर्यन के साथ एक पुराने 2 मंजिला घर में रहती थी। घर के बरामदे में एक पुरानी घड़ी लगी थी जो अनु के दादाजी के जमाने की थी। उस घड़ी की टिक टिक अनु को हमेशा से अजीब लगती थी, मानो वह समय नहीं बल्कि किसी के दिल की धड़कन गिन रही हो। उस रात बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। अनु अपने कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी। आधी रात के करीब जब उसकी आंखें भारी होने लगी तो वह बिस्तर पर लेट गई। नींद में उसने एक सपना देखा। वह एक लंबे गलियारे में खड़ी थी जिसके दोनों ओर बंद दरवाजे थे। हवा में सनसनाहट थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अनु ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह साया कोई औरत थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर खून के दाग। अनु चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। औरत ने अचानक अपना सिर झटका और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे दिखे। अनु चीखती हुई जाग गई। उसका सारा बदन पसीने से तर था। उसने देखा कि कमरे की घड़ी में रात के 2 बजे थे। बस एक सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने नीचे बरामदे की ओर देखा तो वहां भी वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और उसकी सुइयां भी 2 बजे की ओर इशारा कर रही थीं। अगले दिन सुबह अनु ने अपने माँ को सपने के बारे में बताया। तूने ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली होंगी, माँ ने हंसते हुए कहा। लेकिन उस रात फिर वही सपना, इस बार गलियारा छोटा था और वह औरत पहले से करीब थी। अनु ने जागते ही अपने कमरे का स्विच ऑन किया। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर बरसात हो रही थी। तभी उसने देखा वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है जिसको उसने सपने में देखा था। बस एक पल के लिए अनु ने आंखें मूंद ली और जब फिर खोली तो वहां कुछ नहीं था। अगले कुछ दिनों में सपने और भी स्पष्ट होते गए। अब अनु उस औरत का चेहरा देख सकती थी। वह उसकी अपनी शक्ल जैसा था, मानो वह खुद का ही डरावना प्रतिबिंब देख रही हो। एक रात सपने में उस औरत ने उससे कुछ कहा, तुम मेरी हो, तुम्हें यहाँ आना होगा। अनु ने इंटरनेट पर शोध करना शुरू किया। उसे पता चला कि उसके घर के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जहाँ ब्रिटिश काल में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम मीरा था और वह एक जमींदार की बेटी थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। अनु को लगा कि कहीं यह सब उसी से तो जुड़ा नहीं। एक दिन जब अनु बरामदे की घड़ी को साफ कर रही थी तो उसने देखा कि घड़ी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है। उसमें एक पुरानी डायरी थी जो उसकी दादी की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह घड़ी नहीं बल्कि एक द्वार है। जब सुइयां 12 और 13 के बीच ठहरे तो वह आ जाएगी। अनु हैरान रह गई। उसने घड़ी को गौर से देखा। उस पर नंबर 13 भी लिखा था जो आम घड़ियों में नहीं होता। उस रात उसने देखा कि जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, वह एक पल के लिए 13 की ओर हिली और उसी पल बरामदे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अगली रात अनु ने फैसला किया कि वह सपने में उस औरत का सामना करेगी। जैसे ही वह सोई, सपना शुरू हुआ। इस बार गलियारे का अंत एक दरवाजे पर था। अनु ने दरवाजा खोला और वहां उसकी अपनी ही कब्र थी जिस पर लिखा था अनु, वर्ष 2005-2023। पीछे से मीरा की आवाज गूंजी, तुम मेरी बलि चढ़ोगी तभी मैं आजाद होऊंगी। अनु जाग गई, लेकिन खुद को बरामदे में पाया।
घड़ी की सुई 13 पर थी और मीरा उसके सामने खड़ी थी। तुम्हारा समय खत्म हो गया। अनु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन मीरा का हाथ उसके गले पर था। सुबह अनु के परिवार ने उसे बेहोश पड़ा पाया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कोमा में है। लेकिन अस्पताल के कमरे में जब घड़ी की सुई रात को 12 से 13 की ओर मुड़ी तो अनु की आंखें खुल गईं, लाल और खून से सनी हुई। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। कस्बे में अफवाह फैल गई कि अनु के घर में अब रात को मीरा की आत्मा नहीं बल्कि अनु की चीखें सुनाई देती हैं। और उस पुरानी घड़ी की टिक टिक अब भी जारी है, क्योंकि मीरा ने एक नया शिकार ढूंढ लिया है। अनु के कोमा में जाने के बाद उसके परिवार ने घर की हर चीज को जांचना शुरू किया। उसकी माँ रीता ने डायरी के उस पन्ने को फिर से पढ़ा जहां 12 और 13 के बीच का जिक्र था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का क्या मतलब है। तभी उसके मन में आया कि कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से सलाह ली जाए। पंडित जी ने घर आकर घड़ी को देखा और सिहर गए। यह घड़ी काले जादू से जुड़ी है, उन्होंने कहा। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज जादूगर ने इसे बनवाया था ताकि मृत्यु के बाद भी वह इस दुनिया में रह सके। लेकिन उसने गलती से इसका इस्तेमाल एक मासूम लड़की की आत्मा को फंसाने के लिए कर दिया। वह मीरा थी। पंडित जी ने बताया कि मीरा को उसके प्रेमी ने नहीं बल्कि उस जादूगर ने मारा था। जादूगर चाहता था कि मीरा की आत्मा उसकी गुलाम बनकर उसके काले कर्मों में मदद करे। लेकिन मीरा ने विद्रोह कर दिया और जादूगर को ही मार डाला। तब से वह इस घड़ी में फंसी हुई है और हर 13 साल बाद एक नई जिंदगी की तलाश में रहती है। अनु उसकी नई शिकार थी। अनु का छोटा भाई आर्यन, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, एक रात रीता के पास आया। माँ, मैंने भी वह औरत देखी है, उसने डरते हुए कहा। पर वह अनु दीदी जैसी लगती थी, बस उसकी आंखें काली थीं। आर्यन ने बताया कि जिस रात अनु कोमा में गई, उसने देखा कि घड़ी से एक काला धुआं निकलकर अनु के कमरे में चला गया। रीता ने पंडित जी को फिर बुलाया, लेकिन इस बार पंडित जी ने मना कर दिया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। मीरा ने अनु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच अस्पताल में अनु का शरीर अजीब व्यवहार करने लगा। नर्सों ने देखा कि वह रात में उठकर खिड़की से बाहर घूरती है और अपने हाथों से दीवार पर कुछ अजीब निशान बनाती है। एक नर्स ने सुना कि वह बार बार कहती है, मुझे वापस जाना है, वह मेरा घर है। रीता ने फैसला किया कि वह मीरा की कब्र पर जाकर उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश करेगी। आधी रात को वह अपने पति राजेश के साथ पुराने कब्रिस्तान पहुंची। हवा में सनसनाहट थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मीरा की कब्र टूटी हुई थी और उसके ऊपर एक पेड़ की जड़ें फैली हुई थीं, मानो किसी ने उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया हो। रीता ने फूल चढ़ाए और प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन तभी उन्हें पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। वहां अनु खड़ी थी या कोई और, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में मीरा की सफेद साड़ी थी। तुमने मेरी शांति में खलल डाली है। राजेश ने अनु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। जब वे घर लौटे तो अनु का शरीर अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगी। आर्यन ने देखा कि रात को उसकी किताबें अपने आप उलटने लगती हैं और दीवारों से खून के धब्बे रिसते हैं। एक रात जब राजेश ने बरामदे की घड़ी को हटाने की कोशिश की तो उसके हाथ में गहरे जलने के निशान पड़ गए। घड़ी अब उन्हें छूने भी नहीं दे रही थी। इसी बीच अस्पताल से खबर आई कि अनु का शरीर गायब है। पूरा कस्बा हैरान था। पुलिस ने तलाशी शुरू की,
लेकिन अनु कहीं नहीं मिली। रीता को पता था कि यह मीरा का काम है। उसने पंडित जी को मनाने की कोशिश की और आखिरकार वह तैयार हो गए। पंडित जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अग्नि में से एक काले रंग की लपट निकली और उन्हें जलाने लगी। वह चीखते हुए भागे, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस रात अनु का शरीर गायब हुआ, आर्यन ने सपना देखा। वह उसी गलियारे में था जहां अनु फंसी हुई थी। उसने देखा कि अनु की आत्मा एक अदृश्य श्रृंखला से बंधी है और मीरा उसे घसीटकर घड़ी की ओर ले जा रही है। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, दीदी लड़ो, तुम हार मत मानो। अनु ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, फिर वह घड़ी में समा गई। अगली सुबह अनु का शरीर घर के बरामदे में पड़ा मिला। वह जीवित थी, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोमा का साइड इफेक्ट है। परिवार ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रीता ने देखा कि अनु अक्सर घड़ी के पास बैठकर फुसफुसाती है। एक दिन रीता ने उससे पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? अनु ने मुड़कर जवाब दिया, माँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, तुमने मुझे नया शरीर दिया। रीता समझ गई कि मीरा अभी भी अनु के अंदर है। उसने पुराने कागजात खंगाले और पाया कि जादूगर ने घड़ी को नष्ट करने का एक तरीका लिखा था। अगर 13वें घंटे में घड़ी की सुई को तोड़ दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। रीता ने एक हथौड़ा लिया और आधी रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही घड़ी की सुई 12 और 13 के बीच ठहरी, रीता ने जोर से वार किया। घड़ी टूटी और एक चीख ने पूरे घर को हिला दिया। अनु का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठी तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आंसू थे। माँ, वह चली गई, उसने कहा। 1 साल बाद अनु का परिवार उस घर को छोड़कर चला गया, लेकिन घड़ी को कोई नष्ट नहीं कर पाया। वह अभी भी टूटी हुई अवस्था में उसी बरामदे में पड़ी है। कस्बे के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को उस घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हो जाती है और कोई सफेद साड़ी वाली औरत खिड़की से झांकती दिखाई देती है। शायद मीरा ने एक नया शिकार ढूंढ लिया है, या शायद वह अभी भी अनु के अंदर कहीं छिपी है। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।